अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लैब 5 एरेज के बारे में। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम एरेज को लर्न करें। इसमें जो सिंगल डायमेंशन और उससे हायर डायमेंशन एरेज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप टूल यूज़ कर सकते हैं वो डेव सी प्लस प्लस है। ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या विजुअल सी प्लस प्लस 2005 एक्सप्रेस एडिशन में, उसमें भी आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। एरे क्या होते हैं? एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स of the same type placed in contiguous memory location that can be individually referenced by adding index to a unique identifier. एरेज हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेरिएबल में हमारे पास ये लिमिटेशन होती है कि वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल में अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो ओवरराइट होंगी, रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन एरे में हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम एरे साइज को डिफाइन करते हैं। एरे साइज 5 एलिमेंट्स से लेके 1000 एलिमेंट्स तक भी हो सकता है, या 1 एलिमेंट से लेके 50 एलिमेंट्स तक भी हो सकता है। तो आप अपनी मर्जी से एरे साइज को डिफाइन कर सकते हैं। एरे साइज का मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किसी एरे में स्टोर हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसमें एरे में जितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। एरे में अलबत्ता एक जो कंस्ट्रेंट है कि आप जैसे ही एरे को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उतनी स्पेस उसके लिए एलोकेट हो जाती है। तो जिस तरह आपने ये 5 वेरिएबल्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ये एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, 5 रिकॉर्ड्स स्टोर हो सकते हैं। तो इसमें आप 5 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो इसकी जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, और इसका एरे का जो नेम है वो बिली है। आप ये यूज़र डिफाइंड नेम है, आप इसमें कोई भी नाम रख सकते हैं। आप यूज़र जो भी नाम होगा, जो नेमिंग वेरिएबल रूल्स हैं सी प्लस प्लस के, उनके मुताबिक आप किसी भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। वेरिएबल के जो नेम है आप उसमें कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी वेरिएबल नेम में आपका जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करते हुए एरे का नाम जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने ये बिली नाम का एरे और जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है उसको डिक्लेयर किया तो 5 कंटीजियस लोकेशंस मेमोरी में एलोकेट हो गई, और ये लोकेशंस अवेलेबल हैं कि आप इसमें डेटा इनपुट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात एरेज के हवाले से कि एरेज में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो सेम, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। हमने स्ट्रक्ट में देखा, लास्ट सेक्शन में हमने स्ट्रक्ट को पढ़ा, तो स्ट्रक्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, और इसके अलावा भी कोई डेटा टाइप अगर हम एक स्ट्रक्ट में रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन एरेज में जो है वो ये ऑप्शन नहीं है। एरेज में हम सेम डेटा टाइप को ही सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं डेटा टाइप्स में, उसी डेटा टाइप में अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं।
और इसके अलावा एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंटीजियस होती है, और इसमें जो इंडेक्स होता है, एक तो इसका एरे साइज जो है ये 5 है, लेकिन इसका जो इंडेक्स होगा जिसके ज़रिए हम इसमें ये एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे वो 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एरे साइज 5 है तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। दिस इज द एरे ऑफ 5 एलिमेंट। और अगर हमारे पास एरे साइज 7 है तो उसका जो इंडेक्स है 0 टू 6 होगा। और अगर हमारे पास एरे साइज 2 है तो उसका जो इंडेक्स है 0 टू 1 होगा। तो जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से, और जब आप एरे साइज डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वो 0 इंक्लूडेड होता है। तो जिस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले, इसी तरह आपने एरे को भी यूज करने से पहले डिक्लेयर करना है। इसमें एरे टाइप होगी सबसे पहले, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद एरे नेम है, और उसके बाद जितने एलिमेंट्स आपने उसमें रिकॉर्ड करने हैं वो आपने बताने हैं। अब इसमें जो एरे टाइप है वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, या जो भी सी प्लस प्लस में अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं वो सब के सब आप यूज कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप ऑफ अरे। एरे नेम जो होगा वो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा, और जो उसकी एलिमेंट्स फील्ड्स होंगी उनको उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एरे साइज बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस एरे में स्टोर हो सकते हैं। तो अब अगर आपने एक एरे जिसका नाम बिली है उसको डिक्लेयर करना है, तो उसको हम डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एरे का नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे साइज होगा। तो इसमें जो भी वैल्यू आप रखेंगे दैट वैल्यू शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। वो वजह क्या है, कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एरे जो है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये नॉन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें जितना भी एरे साइज रख दिया उतनी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। तो इस वजह से जब भी एरे को डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले उसका जब भी एरे डिक्लेयर करेंगे तो साथ में उसका एरे साइज भी मेंशन करना होगा। तो समझ गए। नेक्स्ट है इनिशियलाइजिंग एरेज। When declaring a regular array of local scope within function, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर एरे को डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो स्कोप होगा, स्कोप से मुराद यह होती है कि आप किसी वेरिएबल को या किसी डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे या स्ट्रक्ट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो आपने किसी भी वेरिएबल को, एरे को या स्ट्रक्ट को मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप ग्लोबल होगा। मतलब ये है कि आप मेन फंक्शन में तो उसको यूज़ कर ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई फंक्शन भी डिफाइन करते हैं तो जो वेरिएबल या एरे या स्ट्रक्ट आपने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है उसको बाकी फंक्शंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल, एरे या स्ट्रक्ट किसी फंक्शन में डिक्लेयर किया है
तो उसका जो स्कोप होगा विद इन दैट फंक्शन होगा, और उसको हम कहेंगे कि इसका जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है। तो लाइक आपने कोई एरे डिक्लेयर कर दिया है किसी फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन के अंदर ही आप उसको यूज कर सकेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे ग्लोबल हो या स्टैटिक अरेज, वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो जितनी भी फंडामेंटल आपकी डेटा टाइप्स हैं, इसका मतलब है उनको वो इनिशियलाइज हो जाते हैं जीरो के साथ। दोनों सूरतों में अगर आप चाहे लोकल वेरिएबल या एरे यूज करें या ग्लोबल यूज करें, जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको इनिशियल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब जिस तरह हम एलिमेंट को किसी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, लाइक x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है हमने उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया, या x इज इक्वल टू 0, तो वो 0 से इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह अगर आप एरे को कुछ वैल्यूज, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग एरे, और उसी वक्त आप चाह रहे हैं कि उसको कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दें, तो उसका ये सिंपल सा एक मेथड है कि आप जो डिक्लेरेशन है, ये दिस इज डिक्लेरेशन इंट बिली 5, तो बिली इज एरे नेम, इंट इज द डेटा नेम, और 5 जो है वो एरे साइज है। तो बिली नाम का जो एरे है जिसका साइज 5 है, उसमें आपने जो ये वैल्यूज असाइन कर दी हैं। तो जब भी आपने वैल्यूज असाइन करनी है तो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय करली ब्रेसेस में होनी चाहिए, करली ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, और जो एरे साइज है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा, और जो एलिमेंट्स आप इनको असाइन करेंगे वो करली ब्रेसेस में होंगे। अब इसमें जो एरे क्रिएट हुआ है उसको अगर हम मेमोरी में दिखाएं तो हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर 16 है, इंडेक्स 1 के ऊपर 2 है, इंडेक्स 2 के ऊपर 77 है, इंडेक्स 3 के ऊपर 40 है, और इंडेक्स 4 के ऊपर 12071 है। तो ये कंटिन्यूस लोकेशन के ऊपर जिस सीक्वेंस में आपने ये वैल्यूज यहाँ पे टाइप की हैं, इसी सीक्वेंस में ये वैल्यूज बिली नाम के एरे को असाइन हो जाएंगे। इसमें जो दूसरा आपने ख्याल रखना है, जो बाकी डेटा टाइप या आइडेंटिफायर्स के लिए भी ये बात होल्ड करती है, वो ये है कि आपने ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे टाइप करने हैं, दे शुड नॉट बी लार्जर देन दिस एरे साइज। अगर आपने एरे साइज 5 रखा है तो यहाँ पे 5 ही एलिमेंट्स आपने यूज करने हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे ये 5 वैल्यूज, 5 एरे साइज है, तो करली ब्रेसेस में 5 ही वैल्यूज आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है। तो इसमें दूसरी एक ऑप्शन ये होती है कि अगर आप ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दें। जब आप इनिशियलाइज करें एरे को, जिस तरह यहाँ पे है, इसको आप एम्प्टी करें जब आप डिक्लेयर कर रहे हो एरे को, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो आप 16 टू 77 41 टू 07 और इससे ज़्यादा भी आप इसमें वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 5 वैल्यूज प्रोवाइड की हैं तो इसका जो एरे साइज है वो 5 हो जाएगा। और अगर इसमें आपने 5 से ज़्यादा जो वैल्यूज हैं वो टाइप की हैं तो उतना ही एरे साइज हो जाएगा। अगर इसमें 5 की बजाय 6 वैल्यूज हैं तो इसका एरे साइज भी 6 हो जाएगा, और अगर इसमें 7 है, 10 है, या 1000 है इवन,
तो उतना ही एरे साइज ये इस एरे का बन जाएगा। अब हमने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब सेकंड स्टेप है कि हमने इस एरे को एक्सेस करना है ताकि इसमें हम इन वैल्यूज को यूज कर सकें। In any point of a program in which an array is visible, we can access the value of any of its elements individually as if it was a normal variable. Thus, being able to both read and modify its value, the format is as simple as. तो array में ये जितनी भी values हैं, आपने once you have recorded these values, then you want to use those values. तो इनको एक्सेस करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आप इसको बाय इंडेक्स नंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है जब भी आपने एरे को एक्सेस करना है। इसमें सबसे पहले एरे का नेम और उसके बाद उसका इंडेक्स। तो हमारे पास जो एरे है वो है बिली नाम का एरे है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इन सारे एलिमेंट्स की जो टाइप है वो इंट है। तो इसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं, कैसे हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो उसके लिए ये तरीका है कि बिली नाम का जो एरे है इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स को अगर आपने रेफर करना है तो वो एरे नेम और इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। फिर उसी तरह सेकंड एलिमेंट और इसका जो इंडेक्स नंबर है, थर्ड एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर, फोर्थ एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर और फिफ्थ एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर। तो इसी तरह आप जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनको विद एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका जो इंडेक्स नंबर है उसको आप यूज कर सकते हैं उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जो आपने एरे में स्टोर की हैं। ये जो तरीका है इससे ना सिर्फ उन वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उसमें अगर आपने कोई वैल्यू रीअसाइन करनी है, ओवरराइट करनी है, तो भी सेम मेथड से वैल्यूज़ को दोबारा असाइन भी किया जा सकता है और ओवरराइट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब जो थर्ड एलिमेंट है हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं बिली 2 के ऊपर, दिस इज थर्ड एलिमेंट और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है। तो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमने जब वैल्यू को असाइन करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि ये एरे नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर थर्ड एलिमेंट के लिए 1 लेस होगा, n-1 इंडेक्स नंबर होगा हमेशा। लाइक आपने फर्स्ट एलिमेंट में डेटा को रिकॉर्ड करना है तो 1 - 1 इज 0। सेकंड में करना है तो 2 - 1 1। तो इंडेक्स नंबर जो है लेस देन होगा हमेशा टोटल नंबर ऑफ एरे साइज से। तो बिली 2 का मतलब है इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर आपने एक वैल्यू स्टोर करनी है जो कि 75 है। तो इस तरह इस स्टेटमेंट से, ये जो सिंगल स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि बिली नाम का जो एरे है उसके इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर आपने एक 75 वैल्यू असाइन कर दी है। अब यही वैल्यू 75 जो बिली 2 के ऊपर असाइन है, आप चाह रहे हैं कि ये वैल्यू किसी और वेरिएबल को आप रीअसाइन कर दें। तो इस वैल्यू को अगर किसी वेरिएबल को आपने असाइन करना है तो यहाँ पे आप वेरिएबल नेम लिखें और उसके बाद ये जो बिली 2 है ये एरे नेम है, इसको एक को असाइन कर दें। तो दिस इज अ वे कि आप बिली 2 में कोई प्री रिकॉर्डेड आपके पास कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को, एरे की किसी वैल्यू को आपने किसी
वेरिएबल को असाइन करनी है, लाइक बिली 2 के ऊपर जो वैल्यू है, तो आप उसको जस्ट सिंपल जिस तरह हम वेरिएबल असाइनमेंट करते हैं वैसे ही अरे की वैल्यू बाय इंडेक्स नंबर असाइन कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है बिली 2 इज फॉर ऑल पर्पस लाइक अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, तो जिस तरह आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, इसी तरह जो ये एक्सप्रेशन है बिली 2 जो कि शो कर रहा है कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू है, इसको भी आप एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, सेकंड वन जो है वो 1 है, और इसके अलावा जो थर्ड वन है वो 2 होगा। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। तो अगर हम लिखते हैं बिली 5, तो इसका मतलब है हम जो रेफरेंस कर रहे हैं एरे नंबर को, दैट इज आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो एरे साइज है वो 5 है, और बिली 5 का मतलब है इंडेक्स नंबर 6, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से ये वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। तो अगर आप कहीं पे किसी प्रोग्राम में ऐसे करते हैं कि आप जो वैल्यू आउट ऑफ बाउंड जो है वो रेफरेंस करते हैं, तो उससे एरर आएगा। तो इसमें जो कंपाइलेशन एरर है वो नहीं आएगा, लेकिन इसमें रन टाइम एरर्स आएंगे। तो ये अलाउड है कि आप जो आउट ऑफ बाउंड जो है एरे को यूज़ कर सकते हैं। वो इस वजह से है कि ये जब हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे तो तब ये जो है हमें इसका पता चलेगा कि क्यों इसको अलाउ किया गया था। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा जब भी आपने रेफरेंस करना हो एरे आउट ऑफ बाउंड। At this point, it is important to be able to clearly distinguish between the two uses that brackets have related to arrays. They perform two different tasks. One is to specify the size of array when they are declared, and the second one is to specify indices for concrete array elements. Do not confuse these two possible use of brackets with arrays. तो दो पॉसिबल यूज हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के। सबसे पहला कि ये हम इसको यूज करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ न्यू एरे के लिए, कि अगर आपने कोई नया एरे डिक्लेयर करना है, देन यू नीड टू स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप, इट्स नेम एंड इट्स एरे साइज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सेकंड स्टेटमेंट है बिली 2 इज इक्वल टू 75। इट मीन्स दैट एक्सेस टू एन एलिमेंट ऑफ द एरे, कि आप इस इंडेक्स नंबर के ऊपर किसी एलिमेंट को एक्सेस दे रहे हैं, और यहाँ पे ये असाइनमेंट है। तो इसमें अगर आप देखें कि जो डेटा टाइप है ये ऑलवेज जो है वो वेरिएबल से पहले लिखी जाती है, और इसी तरह जो एरे डिक्लेरेशन है उसमें भी आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद एरे को डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वैलिड ऑपरेशन जो आप एरेज के ऊपर कर सकते हैं, आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप एरे में असाइन करना चाह रहे हैं, तो लाइक यू वांट टू असाइन ए वेरिएबल टू इंडेक्स 0, तो उसके लिए आप सिंपली बिली 0 इज इक्वल टू ए। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू होगी वो इंडेक्स 0 पे रिकॉर्ड हो जाएगी, और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 75 जो वैल्यू है वो एरे जो है बिली ए
उसको असाइन हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने बिली 0 है, इसमें करैक्टर को स्टोर किया है। अगर तो हम इसको इंटीजर करेंगे तो इसकी, और ये कोई वेरिएबल है तो फिर उसकी वैल्यू असाइन होगी। अगर हम इसको करैक्टर करना चाह रहे हैं तो ये भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। बिली ए के ऊपर हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो 75 है। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई वेरिएबल बी है और उसमें हम वैल्यू जो है a+2 वो असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी हम असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बिली ए, उसमें हमने अगेन एक जो एरे है बिली ए रखा है और नेस्टेड किया है और उसको असाइन कर दिया है बिली 2+5। तो ये भी एक वैलिड ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है C++ का। हमारे पास एक एरे है इंट बिली और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं और इनको हमने वैल्यू 16 2 77 40 1 2 0 7 असाइन कर दी हैं। तो अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये इस एरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। और इसमें जो इंटीजर है वो n है और रिजल्ट इज इक्वल टू 0। रिजल्ट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया और एक हमारे पास इंटीजर n है। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन 5, n++। तो रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज किया था 0 के साथ। तो अब हम चाह रहे हैं कि जितनी ये वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज का सम रिजल्ट में स्टोर हो जाए। तो फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर रिजल्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लस होगा, जो रिजल्ट में पहले से वैल्यू है वो 0 है। रिजल्ट प्लस इक्वल का मतलब है कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस बिली। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम? 0 प्लस बिली 0। तो रिजल्ट प्लस रिजल्ट की वैल्यू 0 है और बिली 0 की वैल्यू क्या है? 16। तो 0 प्लस 16, रिजल्ट को 16 असाइन होगा। और सेकेंड आइट्रेशन होगी जब n इज इक्वल टू 1 होगा, तो रिजल्ट में जो पहले से वैल्यू क्या होगी? 16। और इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है, तो 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। और इसी तरह फिर ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और रिजल्ट में ऑलरेडी वैल्यू क्या है? 18। तो 18 प्लस 77, तो 18 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 95। तो रिजल्ट में 95 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर n की वैल्यू हो जाएगी 3 और इंडेक्स 3 के ऊपर क्या है? 40। तो 95, रिजल्ट में पहले क्या है? 95 प्लस 40, तो रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी 135। और फिर जब इसकी n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर है 1207 और उसमें जब आप 135 को प्लस करेंगे तो ये 1406 वैल्यूज 14036 वैल्यू इसमें 140 जो 6 वैल्यू या जो भी वैल्यू इसको प्लस करने से आएगी 135 प्लस 1207, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। और इस वैल्यू को फिर आप प्रिंट करें, क्योंकि इसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 5, तो जब 5 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन चेक होगा, 0 पे भी चेक होगा, 1 पे भी चेक होगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो अप टू 4 ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगा कि जब वैल्यू n की 4 होगी, n इज लेस देन 4, n जो 4 इज लेस देन 5, तो इट मीन्स दिस
एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू ट्रू होगी और जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब n की वैल्यू 5 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से एग्जिट करेगा। जब भी ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो विद इन लूप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके बाद जब ये 5 हो जाएगा तो ये लूप से एग्जिट करेगा प्रोग्राम, और रिजल्ट में वैल्यू इस वक्त क्या हो चुकी है, क्योंकि हमने लूप को चलाया है अप टू 4, 0 से 4, तो उसमें ये पांचों एलिमेंट्स का जो सम है वो स्टोर्ड है और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम इन सारे एरे एलिमेंट्स को ऐड करके उसको प्रिंट करता है। रिटर्न 0 का मतलब है कि इस प्रोग्राम की जो नॉर्मल टर्मिनेशन है और आपका प्रोग्राम इस स्टेटमेंट के बाद एग्जिट हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा 12206 आउटपुट ये आ जाएगी, जो कि सम है इन सारे नंबर्स का। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरेज। Multi-dimensional arrays can be described as arrays of arrays. For example, a bidimensional array can be imagined as a bidimensional table made of elements of all of them of a same uniform data type. तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है कि हम एक ऐसा टेबल बनाएं जिसमें रोज एंड कॉलम्स हों और उसमें हम डेटा को स्टोर करें। इससे पहले जो हम यूज़ करते रहे हैं डेटा एरेस में, वो सिंगल डायमेंशनल है। सिंगल डायमेंशनल का मतलब है वी हैव ओनली वन डायमेंशनल विच इज़ रो। तो एक रो के अंदर हम सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसमें सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं। लेकिन अगर आप टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं, इट मींस वी हैव टू डायमेंशंस, वी हैव एरेज एज वेल एज कॉलम्स। तो रोज में डेटा स्टोर होगा और उसको हम रेफरेंस विद रोज एंड कॉलम करेंगे। तो ये 0 0 का मतलब है फर्स्ट सेल, क्योंकि टेबल में अब जो हम रेफर करेंगे किसी भी फील्ड को, वो उसको हम सेल कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। तो इस तरह जब भी हम रेफरेंस करेंगे तो बाय रो नंबर एंड बाय कॉलम नंबर करेंगे। फॉर एग्जांपल रो 0 में फोर्थ कॉलम, तो उसका मतलब है ये लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो में 0 कॉलम, या फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, या फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम, या सेकंड रो में थर्ड रो में सेकंड ये जो थर्ड कॉलम। तो एरे की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा विद इन द मेमोरी वो ये होगा, लेकिन एक्चुअल इसमें अब भी जो एरे साइज है वो क्या है 5, और जब हम इसको एक्सेस करेंगे वो इस इंडेक्स नंबर से करेंगे। तो रो 0 का मतलब है फर्स्ट रो और कॉलम 2 का मतलब है थर्ड कॉलम। लेकिन जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो अब हम ऐसे ही लिखेंगे रो 0 एंड कॉलम 2 विच इज एक्चुअली कॉलम 3। तो इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को यूज कर सकते हैं और उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो उसके लिए ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इंट जिमी, और इसमें पहले ये रो साइज है और उसके बाद फिर ये कॉलम साइज है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें आपने बता दिया कि 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इसमें 5 हैं। तो इसी तरह इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज, आप इसको 5 करना चाह रहे हैं 3 से 5, तो इसको 5 भी किया जा सकता है। इसको 10 करना चाह रहे हैं 10 कर सकते हैं, 4 करना चाह रहे हैं 4 कर सकते हैं। तो रोज और कॉलम को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज, और ये आपने जो चेंज करना है बिफोर यूज ऑफ दैट एरे। आप इसको यूज करने से पहले अपने C++ प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे तो तब एरे साइज बताएंगे।
तो इसको आप रोज कॉलम कह लें या आप इसको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कह लें, अप टू यू। तो इसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और है जिमी। अब जिमी 1 3 इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रो 1, ये वाली रो, दिस इज रो 1, इंडेक्स 1। तो इसमें आप टर्म यूज कर लें इंडेक्स 1। एक्चुअली ये रो नंबर तो 2 है, लेकिन इसका इंडेक्स 1 है। इंडेक्स 1 रो, और उसके बाद है कॉलम 3। तो इंडेक्स 1 में कॉलम का जो इंडेक्स नंबर 3 है वो ये वाला सेल है। तो ये स्टेटमेंट इस सेल को रेफर कर रही है। और इसी तरह आप किसी भी सेल को मल्टी डायमेंशनल एरे में पॉइंट कर सकते हैं। तो ये जिमी 1 3 का मतलब है ये वाला सेल। Multi-dimensional arrays are not limited to two indices, two dimensions. They contain as many indices as needed. But be careful, the amount of memory needed for an array rapidly increases with each dimension. For example, 4 century 100 365 24 60 60। जब आप इतनी डायमेंशन का array डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम सेंचुरी है, तो इसके लिए 3 बिलियन जो चार्स हैं वो एलोकेटेड हो जाएंगे। और इसमें जो टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो 3 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे आप इसमें डायमेंशंस को इंक्रीज करते जाएंगे, उसमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो अब्स्ट्रैक्शन है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाना चाहते। जिस तरह आप कोई गाड़ी अगर ड्राइव करते हैं तो आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं, दिस इज अब्स्ट्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। आप उसमें नहीं जाते कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, कितना टार्क रिक्वायर्ड होगा, व्हील्स के कितने आरपीएम रिक्वायर्ड होंगे, तो तब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। आप सिर्फ अब्स्ट्रैक्शन पे काम करते हैं और एक्सीलरेटर को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए स्पीड गाड़ी की बढ़ जाती है। इसी तरह प्रोग्रामर्स में जब दे वांट टू यूज़ डिफरेंट रिकॉर्ड्स, या अपने रिकॉर्ड को टेबल की सूरत में लिखना चाह रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल एरेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सेम रिजल्ट मल्टी डायमेंशनल के अगर आपने अचीव करने हो तो आप सिंगल एरे से भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो जिस तरह जिमी एरे है, 3 5 का मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एरे एलिमेंट है वो 15 है। 5 ये हैं और इंटू 3 ये 15 टोटल नंबर ऑफ एरेज हैं। तो यही रिकॉर्ड आप 15 एरे साइज का एक रिकॉर्ड क्रिएट करके उसमें भी रख सकते हैं। तो इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जब भी आप मल्टी डायमेंशनल अरेज को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर हर डायमेंशन की जो डेप्थ है उसको मेमोराइज करता है, उसको रिमेंबर रखता है। तो हम ये दो इसमें कोड लिखते हैं जिनकी सेम आउटपुट है। एक के अंदर हम यूज़ करते हैं बाई डायमेंशनल अरे और दूसरे के अंदर हम यूज़ करते हैं एक सिंपल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरे में हम डिफाइन करते हैं विड्थ हाइट 5, ये सूडो मल्टी डायमेंशनल अरे है और ये कोड है। तो इसमें हमारे पास इंट जिमी हाइट विड्थ है और इसमें हमारे पास इंट जिमी हाइट इनटू विड्थ है। ये मल्टी डायमेंशनल अरे है और ये एक सिंगल अरे है जिसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
और इसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनके नाम हैं इंट n और m। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी मेन फंक्शन, यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 0, n हाइट n is less than height n plus plus, for m is equal to 0, m is less than width m plus plus। तो ये जो नेस्टेड लूप्स हैं, नेस्टेड लूप्स में ये होता है कि सबसे पहले ये फर्स्ट इसकी आइट्रेशन होगी n इज इक्वल टू 0। व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो उसके बाद ये इनर जो लूप है वो कंप्लीट होगा। अब इनर लूप कितनी है, उसकी जो विड्थ है वो 5 है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। तो जब ये 4 आइट्रेशंस के बाद ये अगेन एग्जिट होगा और फिर उसके बाद जो आउटर लूप है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर अगेन ये 0 से 4 तक लूप चलेगा और फिर एग्जिट होके n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये जो इनर लूप है वो 5 टाइम्स, हाइट की वैल्यू क्या है 3, तो 0 से लेके 2 तक ये चलेगा। 0 से लेके 2 तक इट मीन्स कि जो इनर लूप है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा और हर दफ़ा इसमें 5 आइट्रेशन होगी जो इनर लूप होगा, क्योंकि इसमें जो विड्थ है उसकी वैल्यू 5 है। और इसमें होगा क्या कि n प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होगा और इसको n में यहाँ पे 0 है तो प्लस 1 होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 और m जो है वो 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और ये असाइन हो जाएगा जिमी एन एम को 0 लोकेशन के ऊपर। और इसी तरह ये वाला जो प्रोग्राम है जो सूडो मल्टी डायमेंशनल अरे है, जिसमें हम मल्टी डायमेंशनल अरे को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि जो अरे साइज है उसका 15 है और इसका 3 है, 3 5 है। तो इसमें भी अगेन यही नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट होगा और सेम इसमें हम इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसमें ये नेस्टेड होगा तो यहाँ पे ये सिंगल होगा n इंटू विड्थ प्लस m। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हम देख सकते हैं। दोनों सूरतों में जहाँ पे आपने मल्टी डायमेंशन अरे यूज़ किया है या सिंगल डायमेंशन अरे यूज़ किया है तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं जिमी जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें वैल्यूज़ असाइन होगी। हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिफाइन कॉन्स्टेंट्स डिफाइन। तो अगर इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एरे साइज को चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना होगा और जहाँ जहाँ पे ये विड्थ और हाइट यूज़ हो रहे होंगे वहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो ये एरे है, इसमें आपने जो टास्क है आप लोगों के लिए वो है आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम जो है नंबर को फाइंड करना है और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एरे को सॉर्ट करना है। आपके पास आपने रैंडमली एरे में इनपुट वैल्यूज़ ली हैं 1 2 3 4 5 और उन वैल्यूज़ को आपने जो है एक सीक्वेंस में 1 4 5 है, 6 है, 0 है, तो उसको 0 1 4 5 6 एक सीक्वेंस में आपने लेके आना है और उसको शो कराना है।